गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज की क्लास में हम लोग हेज अकाउंटिंग का डिस्कशन करेंगे। आपने हेजिंग नाम जरूर सुना होगा। क्या होता है हेजिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ अवॉइडिंग और मिनिमाइजिंग और रिड्यूसिंग योर रिस्क ऑफ लॉस को अगर आप अवॉइड करने के लिए किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हो ना, तो हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हेजिंग बोलते हैं। मैं हमेशा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आपको लग रहा है बारिश आने वाली है, तो आप घर से जो छाता लेकर के निकलते हो ना, दैट इज द अम्ब्रेला लेकर के, दैट इज अ टाइप ऑफ हेजिंग। तो मैंने डेफिनेशन लिखा कि हेजिंग इज ए प्रोसेस बाय विच एन एंटिटी एलिमिनेट्स और रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एडवर्स मूवमेंट ऑफ द फेयर वैल्यू और एक्सचेंज रेट्स और इवन एनी असेट लायबिलिटी। किसी भी चीज में एडवर्स मूवमेंट का अगर आपको लॉस हो, एडवर्स मूवमेंट की वजह से आपको लॉस होने का रिस्क है, तो आप उसको अवॉइड करने के लिए जो भी कुछ करते हो, दैट प्रोसेस को हेजिंग कहते हैं। इसमें आपको दो बातें ध्यान देनी है कि एक कि आप हेजिंग कैसे करोगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों का डिस्कशन है कि हेजिंग करने के लिए हम लोग किसी ना किसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेंगे। मतलब कोई ऑप्शन, कोई फ्यूचर, कोई फॉरवर्ड, कोई स्वैप, कोई भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेंगे। तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से आप हेजिंग करोगे उसको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा, और जिस आइटम को आप हेज करोगे उसको हेज्ड आइटम बोला जाएगा। मेरे सेकेंड पैराग्राफ को देखो, मैंने लिखा है कि एन एंटिटी मे हैव द फॉलोइंग आइटम्स which are subject to the risk of adverse movements of fair value or exchange rates. Some of the examples are a recognized asset, equity share of Reliance Industries Limited. आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे बम मारेगा, वॉर वाली सिनारियो है, आपको हेज करना अपने पोर्टफोलियो को, तो आप निफ्टी शॉर्ट कर देते हो। तो निफ्टी शॉर्ट करना इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और आप निफ्टी शॉर्ट करके अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हो। सो जो पोर्टफोलियो है दैट इज द हेज्ड आइटम, और जो इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी फ्यूचर दैट इज द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही और क्या क्या चीज लोग नॉर्मली हेज करते हैं? अ रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी लाइक फॉरेन करेंसी लोन, फर्म कमिटमेंट कि भाई मेरे को 400 किलो सोना किसी को डिलीवरी देना है 3 महीना के बाद, और इसको लेकर के हमारा फर्म कमिटमेंट है। तो सोना का दाम अगर बढ़ जाएगा तो मेरे को नुकसान होगा, मेरे को महंगा सोना उसको देना पड़ेगा, प्राइस तो मेरा नीचे में उसके साथ फाइनल किया हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैन आल्सो बी हेज्ड। हाईली प्रोबेबल फॉरकास्ट ट्रांजैक्शंस, फर्म कमिटमेंट नहीं है पर हमेशा ऐसा ही होता है और आगे भी ऐसा ही होगा। दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर हाईली प्रोबेबल फॉरकास्ट ट्रांजैक्शंस, तो उसको भी हेज किया जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस, आपका अमेरिका में कोई सब्सिडरी है, जेवी है, एसोसिएट है, ब्रांच है, पैसे लगे हुए हैं वहां पे, डॉलर का रेट अगर नीचे चला जाएगा तो अपना इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी का वैल्यू भी नीचे चला जाएगा। तो इन सारी आइटम को हेज किया जाता है नॉर्मली स्पीकिंग, और इनको हेज करने के लिए वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच आर मोस्टली डेरिवेटिव्स लाइक फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स एटसेट्रा। तो सर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे हेज अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे हेज अकाउंटिंग होता है एज पर इंड एस 109। तो इंड एस 109 हमें कहता है कि 3 तरह की हेज रिलेशनशिप है। वन इज फेयर वैल्यू हेज, सबसे इजी है समझना। सेकेंड इज कैश फ्लो हेज, एंड द थर्ड वन इज हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस। ये जो दोनों हेज है ये सिमिलर अकाउंटिंग प्रोसेस है, और फेयर वैल्यू हेज का अकाउंटिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। केयरफुली सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये जो 3 तरह का हेज हम लोग बोलते हैं, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ हेज रिलेशनशिप्स। अब एक चीज समझो कि अगर कोई एंटिटी को हेज अकाउंटिंग करनी है तो इट्स नॉट दैट कि हम किसी भी फ्यूचर में घुस गए और हेज अकाउंटिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास टाटा स्टील का पोर्टफोलियो में शेयर है और हम रिलायंस का फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं, तो there is no hedge relationship or there is no economic relationship between the two. Both can go up at one point of time. Yes or no? टाटा स्टील का पोर्टफोलियो है, टाटा स्टील का फ्यूचर शॉर्ट करो, समझ में आता है।
या मान लो इतना एक तो बुके ऑफ पोर्टफोलियो है, निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट करो, समझ में आता है। कोई भी एक ट्रांजैक्शन करोगे, कोई भी चीज को हेज करने के लिए, अभी डॉलर में लोन है, अमेरिका से लोन लिए हो और यूरो का फॉरवर्ड बाय करके रखे हो, तो कहां से शॉर्ट हो, माने कहां से हेजिंग होएगा भैया। तो इंड एस 109 ने एक बात बोली कि इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर हेज अकाउंटिंग द एंटिटी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग 2 कंडीशन। पहला वाला इजी है कि द एंटिटी मस्ट आइडेंटिफाई इट्स हेज्ड आइटम एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। किसको हेज कर रहे हो, क्या चीज से हेज कर रहे हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आइडेंटिफाई करके फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ऑडिटर आकर के चेक करेगा। एंड सेकेंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर मस्ट बी एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द हेज्ड आइटम एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने एग्जांपल दिया। टाटा स्टील का इक्विटी पोर्टफोलियो में अगर है, टाटा स्टील के फ्यूचर को शॉर्ट करके ही हेजिंग होगा। गॉट इट। तो हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप होना चाहिए। गॉट इट। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तभी आपको हेज अकाउंटिंग करने मिलेगा। सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो जो आइटम है उसको अलग से अकाउंटिंग करो, जैसे आपको इंड एस 109 या वो आइटम जो भी आइटम है उसके लिए जो भी रेलेवेंट इंड एस है उसको फॉलो करके उसका अकाउंटिंग करो, और जो इंस्ट्रूमेंट है, डेरिवेटिव है, वो फिर स्पेक्यूलेशन पर्पस के लिए लिया गया है, उसको एफईटीपीएल करके जैसे आपको पढ़ाया गया है वैसे अकाउंटिंग करो। हेज अकाउंटिंग आपको अलाउड नहीं होगा इफ देयर इज नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द हेज्ड आइटम एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो अब हम लोग ना पहला हेज अकाउंटिंग का पहला अकाउंटिंग प्रोसेस को सीखते हैं। एंड हियर आई एम डिस्कसिंग द अकाउंटिंग फॉर फेयर वैल्यू हेज। अगर आपके पास मान लीजिए कोई असेट है, एग्जांपल देखिएगा, अगर आपके पास कोई असेट है या मान लीजिए पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी है, मान लीजिए 200 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर का आपका पोर्टफोलियो है। सर 200 करोड़ का इक्विटी शेयर का पोर्टफोलियो, भगवान करे आपकी जुबान लग जाए। हाँ तो मान लो जुबान लग गई मेरी, कभी कभी बोलते ना सरस्वती बैठ जाती है जुबान पे तो लग जाता है। तो मान लीजिए 200 करोड़ का आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो है, ओके, और आपने निफ्टी शॉर्ट करके उसको हेज किया। तो निफ्टी इज द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी पोर्टफोलियो जो आपका इन्वेस्टमेंट है दैट इज द हेज्ड आइटम। सर अकाउंटिंग बताइए ना कैसे होगा। जिस दिन हेज रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड हो गई उस दिन के बाद से ये जो आइटम है, हेजिंग माने हेज्ड आइटम जो है, उसका फेयर वैल्यू मूवमेंट कराना होगा टिल द टाइम योर हेज रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स। तो अगर आपके पास इक्विटी पोर्टफोलियो है जिसको आपने हेज किया है तो उसके उस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू मूवमेंट का अकाउंटिंग करो और जो भी डिफरेंस होता है P&L में डालो। सर ये सेकंड नंबर पॉइंट में आपने लिखा है, हाँ मैं फर्स्ट को तो 2 सेकंड में पढ़ा रहा हूं कि फाइंड द फेयर वैल्यू मूवमेंट ऑफ द हेज्ड आइटम एंड ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर इन्वेस्टमेंट जो है, अगर इक्विटी शेयर का इन्वेस्टमेंट है तो ऐसे भी तो हम लोग एफईटीपीएल या एफईटीओसीआई में डालते ही हैं, तो अभी भी डाल देंगे, क्या तो फर्क पड़ना है। मैं एफईटीओसीआई वाली बात बाद में करूंगा, ठीक है, अभी एफईटीपीएल में तो सर डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता, तो नॉर्मली डलता है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं होकर के मान लीजिए आपका इन्वेंट्री होता, से आपके पास गोल्ड का स्टॉक है, बहुत सारे गोल्ड के जो वो जो सुनार लोग होते हैं ना, जिसको अपन ज्वेलर लोग बोलते हैं, वो लोग भी अपने गोल्ड के इन्वेंट्री के स्टॉक माने गोल्ड के स्टॉक को गोल्ड फ्यूचर से हेज करते हैं। तो सर इन्वेंट्री तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे मेजर होता है खाली रिपोर्टिंग डेट पे, यहां पे वैसा नहीं होगा। यहां पे अगर आपने हेजिंग कर दी है तो जितने दिन तक भी आपका हेजिंग चलेगा, इन्वेंट्री का फेयर वैल्यू मूवमेंट का अकाउंटिंग होगा और वो P&L में जाएगा। 2, जो भी आपका हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका भी फेयर वैल्यू मूवमेंट का अकाउंटिंग करो, P&L में डाल दो। देखना हेज्ड आइटम में अगर लॉस है,
हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रॉफिट होगा, कम बेसी हो सकता है, बिकॉज कोई जरूरी नहीं कि हेज इज ए परफेक्ट हेज एंड 100% लॉस कवर हो जाए, बट जितना भी लॉस कवर हो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। 100 रुपए का लॉस हुआ, 98 का प्रॉफिट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 रुपए का लॉस P&L में रहेगा। द प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड पॉइंट में लिख के दिया, द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी कैंसिल्ड अगेंस्ट ईच अदर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और एक बात, अगर हेज्ड आइटम एफवीटी ओसीआई वाला है, जो मैंने बोला कुछ लोग रिवोकेबल इलेक्शन करते हैं अपने इक्विटी को एफवीटी ओसीआई में डालने के लिए, तो इन दैट केस फेयर वैल्यू मूवमेंट आइटम का भी और इंस्ट्रूमेंट का दोनों को ही ओसीआई में डालना, पीएल में लेकर के मत जाना, इट्स ऑल द सेम। ओसीआई भी आप जानते हो सेकेंड पार्ट ऑफ द P&L ही तो होता है। तो सर समरी करके एक लाइन में बताइए, हेज्ड आइटम का फेयर वैल्यू मूवमेंट P&L में डाल दो, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू मूवमेंट P&L में डाल दो, दैट्स इट। दो ही लाइन का हेज अकाउंटिंग है इफ इट्स अ फेयर वैल्यू हेज। गॉट इट? चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू से एक्सप्लेन करता हूं। ए लिमिटेड हैज ए पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट वर्थ 40 crores. It hedged the portfolio by selling Nifty futures. This was a fair value hedge. एकदम क्लियर केस है। The fair value of the portfolio at the end of the reporting period was 43 lakhs. तो आप पोर्टफोलियो को रीमेजर करो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो, 3 करोड़ रुपया, करोड़ और लाख को मेरे को माफ करना, वर्ड्स में अगर कोई एरर होता आप अपने कैलकुलेटर पे ठीक करते रहना। 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पहले P&L में डाल दो। जर्नल एंट्री देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फिनेंशियल एसेट के नाम से मैंने लिखा है, आपका जो भी लेजर में नाम हो वो नाम आप दे देना। डाल दिए। नेक्स्ट, एंड द लॉस इन द निफ्टी फ्यूचर वाज 2.94 करोड़। तो निफ्टी फ्यूचर के लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव लायबिलिटी। सर अगर पेमेंट कर दिए होंगे तो स्टॉक एक्सचेंज को, तो टू डेरिवेटिव लायबिलिटी की जगह टू बैंक हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि 3 करोड़ रुपया का यहां पे प्रॉफिट हुआ, 2.94 करोड़ का लॉस हुआ, दोनों P&L में चला गया। नेट में 0.06 करोड़ रुपया का प्रॉफिट आपके P&L में रिफ्लेक्टेड रहेगा। फेयर वैल्यू हेज में एक जगह पे प्रॉफिट और एक जगह पे नुकसान होता है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और अकाउंटिंग प्रोसेस इतना सिंपल है। ओके, नाउ थोड़ी चाय पी लेता हूं मैं। अब आइए नेक्स्ट वाली अकाउंटिंग में चलते हैं। वी कॉल इट अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो हेज। आप मान के चलो फेयर वैल्यू हेज को छोड़ देते हैं अगर हम, जहां पे आप असेट लायबिलिटी के फेयर वैल्यू मूवमेंट को हेज करते हो, बाकी जितना भी हेज होता है ना वो कैश फ्लो हेज के अंदर ही आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग है, डिफिकल्ट है, एक बार अच्छे से सीख लो आप लोगों के, और जो लोग इंडेस कंपनियों की ऑडिट वॉडिट वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही रेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। आइए बताता हूं। फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स, पेएबल्स, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शंस, फर्म कमिटमेंट्स, फॉरेन करेंसी डेटर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा आर ऑल कवर्ड अंडर कैश फ्लो हेज। सारे ये जितनी भी आइटम्स हैं जो नॉर्मल बिजनेस की आइटम्स हैं सब कैश फ्लो हेज में आते हैं। For an unrecorded item like highly probable forecast transaction, firm commitments, etc., the steps are. अब highly probable forecast transactions है या firm commitment है, तो वो तो अभी आपके बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तो कोई लोन नहीं है कि आप ले चुके हो और अब आप उसको हेज कर रहे हो। ये highly probable forecast transaction है। मान लो आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि एक्सपोर्ट होने वाला है और वो highly probable है, बट फोरकास्ट ट्रांजैक्शन है, हर साल इस पीरियड में आपका एक्सपोर्ट होता है और आप उसको हेज कर रहे हो। पहला बात, सर हेजिंग अलाउड है ऐसे आइटम्स का? बिल्कुल अलाउड। हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शंस कैन बी हेज्ड, नो प्रॉब्लम। तो सर अकाउंटिंग कैसे करना है? देखिए अकाउंटिंग के स्टेप्स। पहला, ध्यान रखना आपके पास हेज्ड आइटम आपकी बुक्स में नहीं है, आपका खाली हेजिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास है। तो मेजर द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, हेडिंग लिख दिया है, मेजर द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एट इट्स फेयर वैल्यू एंड ट्रांसफर द प्रॉफिट एंड लॉस टू ओसीआई, नेमली कैश फ्लो हेज रिजर्व। क्योंकि कैश फ्लो हेज है, जो भी डेरिवेटिव है उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको P&L में नहीं डाल करके कैश फ्लो हेज रिजर्व में डाल दिया जाए। मान लीजिए आप हेजिंग किए, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर था, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपया का, क्या एंट्री मारना है? डेरिवेटिव असेट अकाउंट डेबिट
टू कैश फ्लो हेज रिजर्व, और वो कैश फ्लो हेज रिजर्व P&L में नहीं OCI में दिखलाया जाएगा। 2, द डे व्हेन द रिलेटेड आइटम हिट्स द प्रॉफिट एंड लॉस, जिस दिन वो एक्सपोर्ट हो जाएगा या वो इंपोर्ट हो जाएगा, जिस दिन वो पर्टिकुलर आइटम P&L में जाएगा, वी विल ट्रांसफर द कैश फ्लो हेज रिजर्व बैलेंस ऑल्सो टू द प्रॉफिट एंड लॉस। टिल दैट टाइम आप खाली हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस को रीमेजर करते रहो और कैश फ्लो हेज रिजर्व में डालते रहो। एंड ऑफ द डे, जिस दिन वो रिलेटेड आइटम P&L को हिट करेगा, CFHR, शॉर्ट में कैश फ्लो हेज रिजर्व को CFHR, उसको भी अपन P&L में हिट करवा देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू से समझाता हूं, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ए लिमिटेड का एक फोरकास्ट ट्रांजैक्शन है, एक्सपोर्ट ऑफ $1 लाख एक्सपोर्ट करने वाले हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड टू हैपन इन 3 months टाइम। अब आप सोचो 3 महीना के बाद हम लोगों का $1 लाख का माल एक्सपोर्ट होने वाला है। अब उस वक्त अगर डॉलर का रेट गिर गया, $85 अगर $70 आ गया, तो अपन जो एक्सपोर्ट करेंगे उसका तो रियलाइजेशन बहुत ही कम हो जाएगा ना। तो अपने उसको हेज कर लेना चाहते हैं अभी से, तो लिखा द ट्रांजैक्शन इज हेज्ड बाई शॉर्टिंग द डॉलर इन द फ्यूचर मार्केट, ताकि हम लोग डॉलर को शॉर्ट कर दें, ताकि डॉलर का भाव अगर गिर जाए तो हम लोगों को वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट हो जाए। अभी 85 अगर इस दाम में शॉर्ट हो गया, बाद में 70 हो भी गया, तो ठीक है ना, ₹15 हमको स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगा ना, मेरा डॉलर शॉर्ट से मिल जाएगा ना। फिर अगर मेरा एक्सपोर्ट $70 में भी हुआ तो मेरा तो नेट रियलाइजेशन $85 हो जाएगा ना, ₹85 पर डॉलर। This is the reason for which highly probable forecast transactions are also hedged. आगे लिखता है the gain in the derivative is 12 lakhs. मान लो 3 महीना के अंदर अंदर डेरिवेटिव का गेन 12 लाख रुपया का है, 3 महीना में एक्सपोर्ट होने वाला है ना। तो आप सबसे पहले एक एंट्री मारोगे, डेरिवेटिव असेट अकाउंट डेबिट टू कैश फ्लो हेज रिजर्व, और सर इसको OCI में जो सेकेंड पार्ट ऑफ द P&L है वहां पे दिखलाना है। ठीक है सर। ऑन द डेट ऑफ सेल द एक्सचेंज रेट वाज 63, सेल का एंट्री मारो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, एकदम नॉर्मल एंट्री है 63। और फिर उसी दिन CFHR को, ये जो CFHR का बैलेंस है इसको P&L में रिक्लासीफाई कर दो, CFHR अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो अल्टीमेटली देखो 63 एंड 12 75 आपके P&L में हिट कर गया, आपको क्रेडिट में 75 मिल गया। So if a highly probable forecast transaction which is not recorded in the books, उसका अगर hedging का accounting करना है, this is the process. अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर एक रिकॉर्डेड आइटम लाइक फॉरेन करेंसी लोन है या डेटर्स है, उसको अगर हेज करना है तो उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होती है। लोन ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्डेड है, मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूं। लोन ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्डेड है। मान लीजिए आपने $1 का लोन लिया है, 1 करोड़ भी हो सकता है, मैं 1 करके एग्जांपल दे रहा हूं। $1 का लोन लिया है, मान लीजिए लोन का पीरियड 3 साल का है। एक बार एग्जांपल में मैं 3 महीना ले रहा हूं, फिर उसके बाद 3 साल का एग्जांपल लेकर के क्लोज करूंगा। तो मान लो आपने लोन लिया, उस वक्त एक्सचेंज रेट ₹80 का था। आपने अपने बुक में एंट्री मारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब आपको अच्छे से मालूम है क्या कि ये जो लोन है इसको हर ईयर एंड में आपको रीस्टेट करना ही है, बिकॉज इट्स अ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लाइबिलिटी। इंड AS 21 सेज कि इसको रीस्टेट करना है ईयर एंड एक्सचेंज रेट के हिसाब से, और अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, उसी को तो हेज करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मान लो आपने डॉलर लॉन्ग करके, डॉलर खरीद करके इसको हेज किया। अब डॉलर लॉन्ग करके हेज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा एक्सचेंज रेट 80 से 100 हो जाता है, 80 से 100 मेरा लायबिलिटी तो बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा डॉलर खरीदा हुआ है फ्यूचर मार्केट में या फॉरवर्ड मार्केट में। आप NSE में भी डॉलर खरीद सकते हो, आप ओवर द काउंटर में भी जाकर के डॉलर खरीद सकते हो।
अभी आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे आपके पास वो फैसिलिटी है जहाँ से आप डॉलर बाई कर सकते हो। तो वो डॉलर अगर बढ़ गया, डॉलर का रेट बढ़ेगा तो आपका तो लॉन्ग किया, आपको वहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका तो आइटम हेज्ड है। हेजिंग इज द अवॉइडेंस ऑफ रिस्क एंड यू आर डूइंग दैट। तो करना कैसा, अकाउंटिंग प्रोसेस बताइए ना। सबसे पहले जो डेरिवेटिव असेट है, जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है आपका जिसका नाम है फॉरवर्ड डॉलर, उसके प्रॉफिट लॉस को निकालो और उसको CFHR में ट्रांसफर कर दो। माने डेरिवेटिव असेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करो, CFHR में डाल दो। रिपीट, डेरिवेटिव असेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करो, CFHR कैश फ्लो हेज रिजर्व में डाल दो, जो OCI में दिखलाया जाता है। सर इसी एग्जांपल को भी करके दिखलाइए ना। तो मान लीजिए अपने $1 का लोन लिए थे 80 रुपीज में, तब एक्सचेंज रेट 80 था, बैंक टू लोन 80 लिख दिए। उसी दिन अपन डॉलर फॉरवर्ड में बाई कर लिए। डॉलर जो फॉरवर्ड में बाई किए वो हम लोगों को मान लो 82 रुपीज में मिला। 2 रुपया प्रीमियम में चल रहा था डॉलर, 2 रुपया प्रीमियम में, तो 82 रुपीज में मिला। ठीक है, तो जब आप डॉलर का फॉरवर्ड बुक करते हो तो उस वक्त आपको कोई एंट्री करनी नहीं पड़ती। ठीक है, बिकॉज यू डोंट पे एनीथिंग एक्सेप्ट मार्जिन, अगर कहीं कोई मार्जिन मांगे तो। अब क्या हुआ, 3 महीना का ही मान लीजिए लोन था, तो 3 महीना का पीरियड में ये जो क्या नाम डॉलर है ये 82 से 100 चला गया। तो अपना तो डॉलर लॉन्ग किया हुआ 18 रुपीज का प्रॉफिट है। 18 रुपीज का प्रॉफिट को डेरिवेटिव असेट टू CFHR में डाल दो, यहां पे 18 लिख दो। पहला स्टेप, फेयर वैल्यू गेन्स और लॉसेस इन द derivative that is hedging instrument should be transferred to CFHR as I discussed. Second step, remeasure the hedged item as per respective Ind AS and record the gains or losses. लोन का रीस्टेटमेंट होगा। अब लोन देखो मेरी बुक्स में 80 रुपीज में लिखा हुआ है और ईयर एंड में या सेटलमेंट के वक्त 100 रुपीज डॉलर का रेट है। तो 20 रुपया का आपको लोन में नुकसान हुआ, उस लोन के नुकसान का एंट्री मारो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, और वो नुकसान प्लीज 20 रुपीज का है। अब बचा इनइफेक्टिव पोर्शन ऑफ द हेज, जिसको हम लोग बोलते हैं वो जो प्रीमियम है ना फॉरवर्ड डॉलर में, आप 80 रुपीज की जगह 82 रुपीज में आपको फॉरवर्ड मिला था, तो जो 2 रुपया का जो लॉस है उस लॉस को P&L में डेबिट करके CFHR में क्रेडिट कर दो। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। फॉर एग्जांपल अगर 3 महीना का हेज है तो मंथली करके, या मान लो 3 साल का हेज है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। मेरा क्योंकि 3 महीना का हेज और मान लो 3 महीना एक ही साल में गिर जा रहा है या आ रहा है, तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CFHR 2 रुपया का एंट्री मार दो। ये एंट्री थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, बट ये एडजस्टमेंट के लिए एंट्री है कि इनइफेक्टिव पोर्शन ऑफ द हेज 80 एंड 82 का जो गैप है, बिकॉज 82 के ऊपर में जो मूवमेंट होगा दैट इज परफेक्ट हेज, लेकिन जो 80 से 82 का मूवमेंट है 2 रुपया, वो P&L में डाल दो एंड एंट्री विल बी P&L टू CFHR। सर अब क्या करना है, जो CFHR का जो FEF का बैलेंस है 20 रुपया, उसको CFHR में ट्रांसफर कर दो। अगर जो 20 रुपया FEF का बैलेंस है, CFHR टू FEF 20 रुपीज। ये कर लेने से आपका CFHR में बैलेंस अपने आप 0 हो जाएगा। आइए मैं दिखाता हूं, यहां पे आपका CFHR 18 रुपया से क्रेडिट हुआ, यहां पे आपका CFHR 2 रुपया से क्रेडिट हुआ, एंड यहां पे आपका CFHR 20 रुपया से डेबिट हो गया। सो CFHR बैलेंस को 0 होना जरूरी है। FEF P&L में ट्रांसफर नहीं हुआ बिकॉज आपका FEF फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हेज्ड था। सिर्फ 2 रुपया P&L में ट्रांसफर हुआ जो आपका प्रीमियम अमाउंट था, बिकॉज वो तो लॉस आपको ऐसे भी होकर के रहेगा क्योंकि आपको फॉरवर्ड थोड़ा सा महंगा मिला था। So this is how a cash flow hedge accounting is done. आखिरी पोर्शन, अकाउंटिंग फॉर नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, सब्सिडरी, JV, एसोसिएट, ब्रांच, इनके जो इन्वेस्टमेंट का हेजिंग का अकाउंटिंग होता है, इट इज सेम एज कैश फ्लो हेज। सो अगर आपके किसी क्लाइंट के यहाँ पे, अगर किसी जगह पे आप लोगों को ये हेज अकाउंटिंग का देखने मिलता है, हेज का कहानी, सो दिस इज हाउ द हेज अकाउंटिंग टेक्स प्लेस।
3 types of hedges: fair value hedge, cash flow hedge, and hedging of net investment in the foreign operations. Hedging is done by using derivative instruments. फेयर वैल्यू हेज पहले पढ़ाया, कैश फ्लो हेज और उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन तो सेम ही है, तो अलग से टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी. ओके, आई होप आप लोगों को हेजिंग पूरा अच्छे से अकाउंटिंग वाइज एग्जाम्पल के थ्रू से अच्छे से समझ में आ गया होगा. टेक वेरी गुड केयर. थैंक यू वेरी वेरी मच. बाय बाय.